शासन की जमीन है कि आपकी है? 1959 के पहले गैर हकदार कृषक के रूप में था। हाँ? शासन की जमीन है लेकिन गैर हकदार कृषक के रूप में था, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। टाइटल हो गया ना। टाइटल आपका हो गया? हाँ। आप को, मालिक बन गए? हाँ, कोर्ट ने फाइंडिंग दिया, एक इशू जो बनाया है, तो गैर हकदार कृषक के आधार पे ये बोला, तो कोर्ट ने टैग। जब टाइटल हो गए आप तो फिर यहाँ काहे के लिए आए हो? एक एक इशू और था जिसको कोर्ट ने डील नहीं किया। कौन तो आप जब मालिक बन गए तो काहे के इशू डील कराना है आपको? नहीं, वो शासन दर्ज कर दिया है, तो जो कि ये भूमि स्वामी मान लिया है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो जो शासन दर्ज है वो डिलीट हो जाएगा। उसका इफेक्ट जो होता है वो करिए। आपने तो कहा है आपको, आपका डिक्लेरेशन का दावा है केवल, आपकी कोई और रिलीफ तो है नहीं? है, स्पेसिफिक रिलीफ थी उम्र, है? है वो रिलीफ थी हमारी। क्या? अ, जो हमारा जो सूट था उसमें हमने रिलीफ मांगी है कि जो ये एंट्री है परिवर्तन पंजी, जिसके आधार पे हमारा नाम डिलीट करके और मध्य प्रदेश शासन दर्ज किया जावे, आदेश कर दिया गया। कारण उसका ये था कि लगान की रसीद नहीं। तो दावा हमने जो पेश किया है उसमें इस जो परिवर्तन पंजी है इसको भी चेक किया। ट्रायल कोर्ट ने उसको इशू नहीं बनाया, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने इशू बना दिया। आपका दावा कोर्ट ने डिक्री किया है कि निरस्त किया है? नहीं, टोटली डिग्री है। लिखा कहाँ लिखा है वादी? इसमें तो लिखा है वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है। ये इशू में कृपया देखेंगे। अरे भाई, आप ये क्या इशू इशू लगाए जा रहे हो आप? इश्यूओं के आगे कुछ लिख देने से कि दावे डिसाइड होते हैं? प्राइमा फेसी तो दिख रहा है कि दोनों अदालत ने आपका दावा डिग्री दावा डिसमिस किया है। जी। आप विरोधी आधिपत्य के आधार पर आए हैं, क्या आए हैं? हाँ, वो नहीं मान रहे क्योंकि वो दोनों चीज चलने योग्य नहीं है। विरोधी आधिपत्य हम वो कर रहे हैं। आपका दावा विरोधी आधिपत्य पे ही था ना? हाँ, दो चीज था, विरोधी आधिपत्य प्लस वो गैर हकदार कृषक के रूप में था, उसके आधार पे हम भूमि स्वामी हुए कि नहीं, ये इशू बना। ट्रायल कोर्ट ने इशू बनाया था, हमारे फेवर में डिसाइड कर दिया कि हाँ, हम गैर हकदार 158 सेक्शन के आधार पे हम भूमि स्वामी हैं। लेकिन जो हमारा पहला एक इशू था, जो परिवर्तन पंजी में बिना किसी अधिकार के, बिना अथॉरिटी मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया, उसका इशू ट्रायल कोर्ट ने। कौन सी एंट्री है आपकी? ये एग्जिबिट P6 है मिलोट। आपको आपको गैर हकदार शिक्षक जो है, किसने दी थी आपको जमीन? ये तबाहीदार इलाकेदार उस समय से कब चले आ दी रहे। ठीक। कब दी थी? 1959 के पहले। कौन से पैरा में आपने बिल्डिंग की है? दावा में सर। जी। बिल्डिंग काय में होती है? जी जी। ये पैरा नंबर 12 में आएगा। अबे में? जी, दावा में 11 और 12। आपको आपको कब दी गई थी ये? तो पैरा टू में लिखा है ना, 11-12 काम में क्या लिखा होगा? जी, हमारी प्लीडिंग। आपको जमीन इलाकेदार के द्वारा मैं, जो आपके स्वर्गीय महबूब आपके जो वो थे, इसका इसका जो प्लीडिंग है जी। हाँ, जी, समझ गया। ये बर्मन के साथ खेती करता था, वादीगढ़ पिता पुरुषोत्तम बर्मन महबूब के साथ खेती करता था। महबूब को इलाकेदार द्वारा प्रदान की गई थी ना? जी, ये 54 इसका कागज बताइए। जी, ये 54-55 में से इसका कागज बताइए कौन सा है? एग्जिबिट P6 देखो। मैं स्वयं ही एडमिट कर लिया है शासन ने। ये जहाँ पे सील है कोर्ट का, P6? एग्जिबिट P6 है। हाँ जहाँ पे कोर्ट का सील है, हाँ। उसी के पैरेलल ही देखेंगे। उसके पैरेलल में देखेंगे अंकित भूमि आधार वर्ष में मघऊ तनय चिड़ुआ साकिम हरदी गैर हकदार लेख है, मौके पर कब्जा है, लगान की रसीद नहीं है, आदेशात प्रस्तुत है।
उसके दाईं तरफ देखेंगे मध्य प्रदेश शासन दर्ज किया जावे। इसमें मेरी प्लीडिंग ये थी कि यदि वो लद्दाख की रसीद नहीं थी, then there is a provision in MBLRC to demand the revenue mill, that is 146। ये कौन से साल का कागज है जो आप पढ़ रहे हैं? ये 1973 का। हाँ, तो ये 73 के कागजों से क्या लाभ मिलेगा? आप बताइए ना, पहले तो इलाकेदार की एंट्री बताइए, फिर इलाकेदार ने आपको जमीन की उसकी एंट्री बताइए। जी, ये थोड़ी ना कोई भी बीच में से आपने कागज उठाया तो ये आप मालिक बन गए। ये एग्जिबिट उसके पीछे एग्जिबिट P5 में। हाँ, P5 में, P5 से बता दीजिए। ये 1954-55 का रिकॉर्ड ऑफ राइट, हाँ, जिसमें ये दर्ज है हमारे नाम पे। हाँ, तो इसके आगे की भी तो कोई एंट्री होती है 54-55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58, 59 की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? जी, जब MPLRC आया तो उस समय की एंट्री वगैरह नहीं बताओगे, ना उसके बाद की ना उसके पहले की? ये एग्जिबिट P9 करते देखें। एग्जिबिट P9 में स्ट्रक्चर से लेके, हाँ, तो ठीक है ना। तक का। हाँ, जी, 70 से लेके बानवे बानवे नब्बे तक का। जी, जिसमें हमारा नाम दर्ज है। तो सन 54-55 से ये दर्ज है। एक्चुअली जो अपीलेट कोर्ट जो थी, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि भूमि स्वामी जो हमारा जो फाइंडिंग आ गई है उसको हमने चैलेंज नहीं किया, सो दैट इज नॉट इशू, कोर्ट ने ये माना है। अब वो केवल एक इशू जो हमारा बचा था कि ये जो एंट्री हुई है परिवर्तन पंजी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन दर्ज किया जावे का एंट्री हो गई, वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं। उसमें हम 146 CM के लाठी महबूब की मृत्यु कब हुई? 1974 में। आपकी प्लीडिंग नहीं है इसके अंदर। महबूब आप बोल रहे हो आपके पिताजी थे महबूब, जी, वो ठेवी के नहीं कैसे पता चलेगा? इस जगह में वो पेश किया दावा में, इस जगह में। ठीक है, सजरा आपने पेश किया है। तो आपके पिताजी पुरुषोत्तम बर्मन की डेथ कब हुई? पुरुषोत्तम बर्मन की डेथ नहीं हुई। भी नहीं हुई? हाँ, वो एक्चुअली जेल में थे नारकोटिक्स के। ये दावा पुरुषोत्तम बर्मन के रहते हुए आप लगा सकते थे क्या? ये इशू भी फ्रेम किया था कोर्ट ने। एक्चुअली रिमांड हुआ था डुप्लीकेट कोर्ट ने, इशू बनाया रिमांड, उसमें ये इशू डिसाइड होगा इन हमारे फेवर में कि हम कर सकते हैं। जी, क्या? दावा कर सकते हैं। वो जेल में थे और अब कहाँ है? बाहर, कब से बाहर है? वो रिहाई हो गई होंगी। कब बाहर हुए? तो इस फैसला होने के बाद हुआ, फैसला होने के बाद हुआ है, सजा पूरी करके बाहर आ गए। ठीक है, हम बिकॉज यू हैव नॉट फाइल्ड एनी रिलीवेंट एंट्री देन आई एम डिसमिसिंग। सर, रिहाई हुई है 2/5/19 को। इसमें जो इशू बना मिला, और इसके लिए तो आपको वहीं कार्रवाई करना पड़ेगी, करना चाहिए थी उस वक्त। वो आपकी कुछ भी नहीं है। सब मेन कारण आपका जो है, जो वो रहा, जी, वो एडवर्स पोजीशन पे चलते रहे आप। एडवांस पोजीशन हमने छोड़ दिया उसमें एक्चुअली। कैसे छोड़ सकते हो आप? कहाँ वो छोड़ा आपने? वो दाव हमारी कब छोड़ा? प्रेयर थी हमारी, पर नहीं, मैं कब छोड़ा नहीं आपने? छोड़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ तो आप क्या छोड़ सकते हो कभी भी? वो दोनों टेनेबल नहीं है एक मेरी साथ। बात समझो, क्या छोड़ सकते हो? कभी भी कभी भी कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हो, क्या इच्छा हो। once you were there before the court below, you are adducing evidence, तो आपको एविडेंस एड्यूस करने से पहले छोड़ना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी छोड़ दोगे? एडवांस पोजीशन, मुझे बताइए, जब आप दो प्ली के साथ आते हो तो आप यदि छोड़ना चाहते हो एक प्ली को, तो कहाँ छोड़ोगे? व्हाट इज दैट स्टेज? ट्रायल किया। फिर जब आपने वहां नहीं छोड़ी और हाई कोर्ट तक, अपीलेट कोर्ट तक, सब जगह बार बार यही डिसाइड हो रहा है, और even otherwise your case of that giving the land by Lakadar, it is not clear.
इलाके देखिए, जब लैंड इलाकेदार देगा तो इलाकेदार की पहले एक एंट्री लगाओ कि इलाकेदार का नाम ये है, फिर आपका नाम सामने लगाओ, हो जाएगा। या फिर पट्टे का कागज लगाओ। जो आधार वर्ष माना गया है वो 54-55 का है मेरे को। 54-55 में हमारा नाम दर्ज चौवन है। पचपन में आपका नाम दर्ज है, बट इलाकेदार का नाम कहाँ दर्ज है? और जो अरे एक मिनट, आप यदि किसी से जमीन ले रहे हो, कोई जी आपको दे रहा है, जी, तो जिस साल में दे रहा है उससे उस साल में तो उसका नाम होगा ना, आपका नाम सीधे आ जाएगा क्या? वो चूंकि शासन खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है अरे इसमें। 54-55 में शासन का कोई रोल ही नहीं था। सर इसमें जो परिवर्तन पंजी है मिलोड अरे बट जी, 54-55 में तो शासन का कोई मतलब ही नहीं था। शासन की तो एंट्री भी नहीं है उसमें, शासन की हो भी नहीं सकती थी, शासन ही खुद नहीं आया था। शासन का जन्म ही बाद में हुआ। जी नहीं समझे? जी जी, 59 के बाद आया। ना 59 के बाद शासन का जन्म हुआ, तो शासन का तो उसमें हो नहीं सकता था। अब आए इलाकेदार, इलाकेदार का नाम नहीं है। उसमें 158 वो यही कहता है कि गैर हकदार कृषक रूप यदि दर्ज है मिलोड, तो यार वो खैर, उसी। हकदार कृषक वाली बात तो तब आएगी, पहले हकदार दिया, पहले वो तो आए। इलाकेदार तो सामने आए, कौन था इलाकेदार, किसने दिया, क्या शर्तें थी? इसमें मेरा निवेदन था मिलोड कि चलो। ट्रायल ट्रायल कोर्ट में ये इशू बना था, कृपया देखेंगे। इस इशू पे कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इशू नंबर 3, क्या महबूब मरकजी बालकस भू पर रीवा राज्य के समय से गैर हकदार कृषक के रूप में आधिपत्यधारी था? यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की 158 के तहत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के लागू होने पर उसे बालकस भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त हुए है कि नहीं? ये प्रमाणित हो गया। हमने इसको चैलेंज नहीं किया, और जो डिफेंडेंट है वो भी चैलेंज नहीं किया। अपीलेट कोर्ट में जब आए तो अपीलेट कोर्ट ने भी उसको टच नहीं किया, क्योंकि वो चैलेंज नहीं था। अपीलेट कोर्ट ने केवल इस बात को लिया कि जो परिवर्तन पंजी थी उस पे वो फाइंडिंग देनी थी। परिवर्तन पंजी के संबंध में जो अपीलेट कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी मैडम, पेज नंबर 29 है, वो पेज नंबर 17 में। 17 में कोर्ट ने ये कहा है, अपीलेट कोर्ट ने, कि उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष के द्वारा परिवर्तन सूची अभिलेख प्रदर्श P6 प्रस्तुत की गई है, परंतु उक्त परिवर्तन सूची किस आदेश दिनांक 23/11/73 के तहत निर्धारित की गई है, ऐसा कोई आदेश अभिलेख पर नहीं है। वादी पक्ष के द्वारा भू अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 23/11/73 को इस आधार पर अवैध किए जाने का निवेदन किया गया है कि भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश पारित करने के पूर्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 10 नियम 8 का पालन नहीं किया गया और उन्हें बिना सुने उक्त आदेश पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि भू लेख अधिकारी के उक्त कथित आदेश दिनांक 23/11/73 की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश को ही अवैध घोषित किए जाने का अंकुश प्राप्त है। जब उक्त आदेश व उससे संबंधित प्रकरण की अभिलेख नहीं है तो उस संबंध में कोई निष्कर्ष किया जाना संभव नहीं है। तब उक्त संबंध में कोई आदेश या संबंधित विभाग का कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तथ्य का निराकरण नहीं किया जा सकता कि उक्त आदेश को पारित करने में विधि का पालन किया गया है कि नहीं। वादी पक्ष में कथित आदेश वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत में संबंधित दस्तावेज आवश्यक प्रस्तुत किए गए, परंतु 23/11/73 का भू अभिलेख अधिकारी के आदेश की प्रति अभिलेख पर न होने से उस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। अब इसका जो हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई है इस संबंध में, कृपया देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के संबंध में। इसी अपील में पेश किया है। हमने ये मांगा कि जो परिवर्तन पंजी थी वो परिवर्तन पंजी अपने आप में एक आदेश है कि आप इसके। ये बताइए, इलाकेदार से आप बोलते हो कि आपको जमीन मिली, तो पहले तो आप बताइए कब मिली। पहले ये प्लीडिंग होना चाहिए। यदि आप जो है जमींदार, जागीरदार, इलाकेदार, इससे यदि आप बोलते हो कि जमीन आपको मिली, तो व्हेन यू गॉट दैट टाइम, फिर आप इलाकेदार की एंट्री बता दो, इलाकेदार का पट्टा बता दो और अपनी एंट्री बता दो इन दी रिलीवेंट ईयर। आपने एक एंट्री लगा दी 54-55 की, उसके बाद लगा दी 74-75 की, हो गया, इलाकेदार से मालिक बन गए आप। जितनी भी लैंड ऐसी थी 1958-59 के अंदर, जो रिलीवेंट एंट्री थी, वो जो है यदि का नेचर कुछ सा या उस कानून के तहत, वो तो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। यदि आपको उससे अपने आपका दावा डिग्री करवाना है, तो आपको रिलीवेंट ईयर्स की एंट्री आपको डालना पड़ेगी। तो एग्रीमेंट बिटवीन इलाकेदार एंड मैंगू वाज रिक्वायर्ड टू बी। चूंकि ये इशू पहले से डिसाइड हो गया था मेरा, केवल एक इशू बचा था कि उसका जो परिवर्तन पंजी है वो सही है कि नहीं। वो परिवर्तन पंजी सेक्शन 146 कहती है कि जो रेवेन्यू है उसका पेमेंट किया जाएगा, देयर मस्ट बी ए नोटिस इनके राशि का, उसका पालन नहीं किया गया है। ये केवल इशू था, बाकी जो अन्य इशू है वो मेरे फेवर में डिसाइड है। डिसाइडेड है, तो फिर इसको विड्रॉ कर लो, जो करना है आगे करते रहना। आपको यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो डिसाइड हो गया, उसको एंजॉय करो, बने रहो कब्जे में।
आपको इन इश्यूज के आधार पर ऐसा लगता है कोई लाभ मिल सकता है, तो देन यू गेट बेनिफिट। मेरा ये निवेदन था कि जो अपीलेट कोर्ट मैं क्या करूंगा, जो डिस्प्यूट डिसाइड होगा एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया, जो डिस्प्यूट डिसाइड होगा है, देन यू गेट बेनिफिट इन दी रेवेन्यू प्रोसीडिंग यदि मिल सकती है तो। विड्रॉ दिस सेकंड, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ कि होगा, आपका कब्जा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इन कागजों पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये कह रहा हूँ। ये केवल एक जो इशू है वो है जो परिवर्तन पंजी के संबंध में था। अपीलेट कोर्ट ने उसको जो डील किया है, केवल उस संबंध में मेरा निवेदन था कि वो चूंकि ये इशू जब ये डिसाइड हो रहा है मेरे फेवर में कि मैं गैर हकदार भूमि स्वामी के रूप में, मेरा वो कोर्ट इन फाइंडिंग्स के हिसाब से वहां जाओ, जहाँ जाना है वहां जा चले जाओ, मैं यहाँ डिग्री नहीं मिलेगी कुछ आपको, ये कह रहा हूँ आपको। आप बता रहे हो पैरा 18 के अंदर जो डिसाइड कर दिया गया है, इसका लाभ लेते हुए कर लीजिए। पैरा 18 है ना अपील को सिविल सूट का जी प्रकरण में, यह तो स्पष्ट है कि पीछे के अनुसार वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम पर 73 में दर्ज की, जिसे वादीगण ने भी अपने प्रतिपक्ष में ऐसा स्वीकार किया है। तो वर्ष 74 में महंगू की मृत्यु हो गई। महंगू की मृत्यु का विधिवत नामांतरण पुरुषों के नाम पर होना चाहिए, ना कि वादीगण के नाम पर, क्योंकि वादीगण ने बाद उत्तराधिकार के आधार पर प्रस्तुत किया और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी याचना की है। प्रकरण में यह तथ्य तो प्रमाणित है कि रीवा राज्य के समय महंगू बर्मन वादग्रस्त भूमि पर गैर हकदार कृषक के रूप में अधिकारी था और मध्यप्रदेश भूराय संहिता की धारा 158 तहत उसे अधिकार प्राप्त हुए थे। इसलिए यह तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है कि महंगू बर्मन वादग्रस्त भूमि पर रीवा राज्य के समय से ही गैर हकदार कृषक के रूप में अधिकारी था और मध्यप्रदेश भूराय संघ की के धारा 158 के लागू होने के पश्चात उससे अधिकार प्राप्त हुए थे। तो अनुसार बात प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष हमें दिया जाता है। इन दी लाइट ऑफ दिस फाइंडिंग, आप को जो लाभ मिलता है वहां चले जाइए रेवेन्यू बोर्ड में, रेवेन्यू कोर्ट में। जब इस फाइंडिंग की लाइट में तो हम मालिक हो गए, हम महंगू बर्मन के वारिस हैं पुरुषोत्तम। ये जो डिग्री बनी है वो आड़े आ रही है इस वजह से। तो आड़े आएगी जो आना है, तक लिख दिया हमने, ठीक है, बने रहो इस तरह इस लाइट में, करो कुछ कार्रवाई में जाके, हम आपको परमिट कर देते हैं। आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ लर्नेड काउंसिल, आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ, आई और इसका बेकार कराते हो जो लिखा है। अपीलेट कोर्ट ने वो कंफर्म कर दिया होगा। नहीं, अपडेट उसको टच ही नहीं किया, बोला कि वो ठीक। हाँ तो मतलब कंफर्म ही हो गया। आपने चैलेंज नहीं किया था उसको। आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ एंड इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग रिपोर्टेड बाय ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफ 18 ना, मानो 18 of the judgment and decree dated 17/9/2019, which have not been findings which have not been discovered by first appellate court, learned counsel for the appellants public plaintiffs for withdrawal of the second appeal liberty to initiate appropriate proceedings before the revenue courts where which reasonable is accepted and the second appeal is permitted to be withdrawn and thereby disposed of with the aforesaid liberty. When it is made clear, नहीं हाँ dispose of as withdrawn कर देना, बोल्ड कर देना, that being clear वो हो गया ना, then it is made clear that this court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case and the appellants may initiate therefore initiate the proceedings. He says such proceedings only in accordance with the law. ठीक है, नहीं such proceedings comma if law permits pending application. जो एक इस हमारा जो रिलीफ है, एक इशू था कि वो परिवर्तन पंजी में एमपीएलआरसी के प्रोविजन को फॉलो किए बिना मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया गया। अब क्योंकि अपडेट कोर्ट ने उसको किया है तो वो लिबर्टी दे दे कि दैट विल नॉट इफेक्ट फ्रॉम दी। ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, आपको जो लाभ मिल सकता है ले लीजिए, अच्छी फाइंडिंग है उसके आधार पर कर लीजिए वहां जाके जो करना है, रेवेन्यू कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, कोर्ट में जाके।